गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की ये जो क्लास है इसमें हमारा टॉपिक था न्यूटन वैले। इसमें हमने डायग्राम बना लिया था पिछली क्लास में। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक कांच के प्लेट लेते हैं, ये सेकंड वाला समतल लेंस लेते हैं, ये अर्धरजित प्लेट लेते हैं और ये प्रकाश स्रोत यानी कि सोडियम लैंप लेते हैं। ये अपना सूक्ष्मदर्शी है ही। न्यूटन वैले में सबसे पहले तो क्या होता है, फन आकार फिल्मों का निर्माण होता है। फन आकार फिल्मों का निर्माण होता है। अब होता क्या है, देखिए ये हमारा लैंप है, इससे क्या होगा, प्रकाश आएगा, उत्सर्जित होगा, आएगा क्या, उत्सर्जित होगा। इस प्लेट पे क्या होगा, आपतित होगा। इससे परावर्तित होकर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, प्लेट और सब ये समतल उत्तल लेंस, समतल लेंस के बीच में यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वायु की पतली फिल्म बनेगी, क्या बनेगी, वायु की पतली फिल्म बनेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारे ये जो किरणें हैं कैसे प्राप्त होगी, इसी वायु की पतली फिल्म के कारण हमें परावर्तित और पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। और इन किरणों के और यहाँ क्या होता है, व्यतिकरण। ये दोनों किरणें अध्यारोपित होती हैं यहाँ पे, और अध्यारोपण होता है तो फिर जब अध्यारोपण होगा तो क्या होगा, व्यतिकरण होगा, और जब व्यतिकरण होगा तो क्या होगा, हमें फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो इस फिल्म के कारण ही हमें क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती है, और जिन्हें हम किससे देखते हैं, फिर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और फ्रिंजें कैसे होती है, इन जितनी भी फ्रिंजें बनती है उनका जो केंद्र होता है, केंद्र क्या होता है, वो समान होता है, यानी कि फ्रिंजें कैसी होती हैं, समकेंद्रीय। सभी फ्रिंजों का केंद्र कैसे होता है, समान होता है। ठीक है ये। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आएगा क्या प्रक्रिया की है। इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, किसमें, बुक में, वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा साफ तरीके से कर रखा है। अगर आप ये उतारना चाहें तो ये उतार सकते हैं, और उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी को, जैसे इस तरफ देखो एक बार, सूक्ष्मदर्शी को यूँ बना रखा है। ये फिर अर्धरजित प्लेट दे रखी है, ये लेंस दे रखा है, ये प्लेट दे रखी है यूँ, और ये एक ही किरण पे उसने परावर्तित आपतित दोनों को दर्शा दिया। ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद में हम लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जो इसकी थ्योरी है वो लिखते हैं। लिखिए, न्यूटन वैले प्रयोग में फन आकार फिल्मों का निर्माण होता है। न्यूटन वैले प्रयोग में फन आकार फिल्मों का निर्माण होता है। वह फिल्में जिसके दोनों पृष्ठों के मध्य कोण थीटा उपस्थित होता है। यहाँ पे कोण बनता है थीटा, जिसे हम बोलते हैं फान कोण। वह फिल्म जिसके दोनों पृष्ठों के मध्य कोण थीटा उपस्थित होता है फनाकार फिल्में कहलाती हैं। फनाकार फिल्में कहलाती हैं। तथा पृष्ठों के मध्य उपस्थित इस कोण को फान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, फान कोण कहते हैं। फान कोण क्या हो गया, जो फिल्म है, तो फिल्मों के जो पृष्ठों के बीच में जो कोण उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, फान कोण कहते हैं। अब लिखिए, जो इसकी कार्य से लिए जो कैसे प्रोसेस करती है, इसकी प्रोसेस लिखिए। न्यूटन वैले प्रयोग में एक कांच की प्लेट लेते हैं, कांच की प्लेट का उपयोग करते हैं। इस कांच की प्लेट के ऊपर समतल उत्तल लेंस रख देते हैं। कांच की प्लेट व लेंस के मध्य, यानी कि ये तो कांच की प्लेट हुई, ये लेंस हुआ, इन दोनों के मध्य फिल्म का निर्माण होता है। इस फिल्म को ही फनाकार फिल्म कहते हैं। फनाकार फिल्म के कारण हमें परावर्तित व पारगमित प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। इन प्रकाश किरणों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण की घटना प्रक्षिप्त होती है। क्या होती है, व्यतिकरण की घटना
इंटरफेरेंस प्रक्षिप्त होता है। व्यतिकरण के कारण ही आपको पता है व्यतिकरण होता है, तो उसमें हमें क्या प्राप्त होती हैं, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। लिखा नहीं लेकिन बोल रहा हूँ, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और उनका केंद्र कैसा होता है, समान होता है, तो सम केंद्रीय फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो लिखिए व्यतिकरण के कारण ही हमें इस प्रयोग में फ्रिंजें दिखाई देती हैं। व्यतिकरण के कारण ही हमें इस प्रयोग में फ्रिंजें दिखाई देती है। इन फ्रिंजों को ही न्यूटन वलय कहते हैं। इन फ्रिंजों को ही न्यूटन वलय कहते हैं। इन सभी फ्रिंजों का केंद्र एक होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इन सभी फ्रिंजों का केंद्र एक होता है, अर्थात ये सम केंद्रीय फ्रिंजें होती हैं। कैसी फ्रिंजें होती हैं, सम केंद्रीय फ्रिंजें होती है। न्यूटन वलय प्रयोग में हमेशा केंद्रीय बिंदु पर अद्वितीय फ्रिंज का निर्माण होता है। लिखिए न्यूटन वलय प्रयोग में हमेशा केंद्रीय बिंदुओं पर अद्वितीय फ्रिंज का निर्माण होता है। क्यों होता है, जो केंद्रीय बिंदु होता है, इधर देख लीजिए, केंद्रीय बिंदु होता है ना, जो फ्रिंज इसकी जो मोटाई होती है ना टी एन, इसकी कितनी होती है 0। इस वजह से क्या होता है, ये अद्वितीय फ्रिंज का निर्माण होता है। अद्वितीय फ्रिंज का निर्माण होता है क्योंकि केंद्रीय बिंदु पर फनाकार फिल्म की मोटाई 0 प्राप्त होती है। केंद्रीय बिंदु पर फनाकार फिल्म की मोटाई हमें कैसे प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। न्यूटन वलय में इन फिल्मों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रदर्शित करता है। ये रहा सूक्ष्मदर्शी। तो जो फिल्में निर्माण होती है और जो अपने फिल्म के बाद में जो वो मिलती है ना फ्रिंजें, उन्हें किसकी सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। आगे चलिए अब इसका गणितीय विश्लेषण कर लें। उससे पहले देख लेते हैं हम कि हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है। जैसे थोड़ा सा डायग्राम मिटाता हूँ मैं यहाँ से। डायग्राम सबने बना लिया होगा। ये हमारा हो गया केंद्रीय बिंदु किसी फ्रिंज का। और कैसी होती है ये वाली, अदीप्त होती है। फिर इसके बाद में जो बनती है वो होती है दीप्त। ये वाली होगी दीप्त, फिर ये दीप्त, फिर ये दीप्त। ये तो हो गई दीप्त फ्रिंज है। और जो बीच के बच गई है ये हो गई अदीप्त फ्रिंज है। इनमें फ्रिंजों का ये व्यास होता है dn, जो भी हम ज्ञात करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली होती है वो तो अदीप्त फ्रिंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो फिल्म की मोटाई है वो कितनी होती है, 0 होती है। और बाद में दीप्त, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त। और इन सब का केंद्र कैसा होता है, केंद्र कैसा होता है, ये एक ही केंद्र होता है। तो ये हो गई सम केंद्रीय फ्रिंज है। सम केंद्रीय फ्रिंज है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूटन वलय प्रयोग में हमें कैसे फ्रिंजें प्राप्त होती है, तो हमें कैसे प्राप्त होती है, सम केंद्रीय फ्रिंजें प्राप्त होती है। सम केंद्रीय फ्रिंजों का निर्माण होता है। अब लिखिए इसका लिखेंगे गणितीय विश्लेषण। मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, उसके बाद में हम करते हैं। पहले क्या है लास्ट, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। चलते हैं आगे। मैथमेटिकल एनालिसिस। और इसमें क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आ रहे हैं, जैसे व्यतिकरण का किया, फिल्मों का किया, यंग के जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें किया। इनकी जो पहले तो हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में जो इनका एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में भी उसको पढ़ते हैं। तो एक बार थोड़ा सही से साफ हो जाए। इसमें करना कुछ ही नहीं है, वही जो किरणें जा रही हैं, परावर्तित हो रही है, पारगमित हो रही है, प्रवर्तित हो रही है, यही है, और तो क्या ही है। और उनका ही हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट लिखिए परावर्तित किरणों के कारण व्यतिकरण। परावर्तित किरणों के कारण व्यतिकरण। इस वाले गणितीय विश्लेषण में हम करेंगे, फर्स्ट करेंगे परावर्तित किरणों के कारण व्यतिकरण।
और इसमें लिखिए अब न्यूटन वाले प्रयोग में फनाकार फिल्मों से प्राप्त परावर्तित प्रकाश किरणों को न्यूटन वाले प्रयोग में एक मिनट बुक खोल लो आपकी। लिखिए न्यूटन वाले प्रयोग में फनाकार फिल्मों से प्राप्त परावर्तित प्रकाश की किरणों को R1 व R2 से व्यक्त किया जाता है। अतः परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पतांतर कितना होगा? परावर्तित किरणों के मध्य पतांतर डेल म्यू टी, यही ज्ञात किया था, R प्लस थीटा। थीटा क्यों आ जाएगा? फान कोण है। थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे? फान कोण है। अब देखिए डायग्राम, देखिए आपके जो पेज में ये 2.30 पे है डायग्राम। कैसे हो रहा है ये हमारी कांच की प्लेट है, थोड़ा सही से दिख जाएगा। कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट है। तो ये अपना लेंस आ गया यहाँ पे, ये लेंस हो गया, ठीक है। और ये अपना एस हो गया, यानी कि स्रोत। इससे मान लिया ये आ गई अपने पास कोई किरण आई, प्रकाश की किरण, और ये लो ये हो गई परावर्तित, और ये इधर हो गई परावर्तित। ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये A B जो भी आप दो, ये यहाँ से ये परावर्तित। ये एक तो लेंस से परावर्तित हुई है, R2, एक ये परावर्तित और पारगमित। ये लेंस से टकराई, यूँ चली गई, ये फिल्म से टकराई और यूँ चली गई, ये हो गई। अब लिखिए, ये लिख लिया। अब लिखिए जहाँ R अपवर्तन कोण, जहाँ R अपवर्तन कोण थीटा इक्वल टू फान कोण है, थीटा इक्वल टू फान कोण है। अब एक नोट लगाइए यहाँ पे यूं, लिखिए, या फिर एक लाइन लिख लीजिए नोट लगा के। स्टोक्स वाला तो रहने दीजिए, स्टोक्स से नहीं, वैसे लिख लीजिए। अभी यदि समतल उत्तल लेंस पर प्रकाश अभिलंब आपतित हो तो अपवर्तन कोण R इक्वल टू 0 होगा तथा बहुत अधिक वक्रता त्रिज्या के लेंस L के लिए फान कोण थीटा इक्वल टू भी 0 होगा। यानी कि अभिलंब पे क्या हो रहा है? प्रकाश आपतित हो रहा है, तो R तो 0 हो ही गया। और अधिक, फिल्म कैसी होती है? छोटी सी होती है, और इसमें क्या हुआ? अधिक त्रिज्या के लिए, तो फिर फान कोण भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? 0, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा, जैसे क्या मानते हो उसको, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? देखो लिखो, नोट डाल के लिख लिया, थीटा प्लस R इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो कोस 0 इक्वल टू 1 हो गया। लिखो तो डेल 1 अपना कितना हो जाएगा? 2 म्यू टी। ये हो गया डेल 1, अपने को ये प्राप्त हो गया। क्या हो गया? डेल 1 प्राप्त हो गया। प्रभावी पतांतर, अब एक और नोट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट डाल के लिखिए। अब आएगा स्टोक्स। स्टोक्स के अनुसार परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पतांतर अतिरिक्त प्राप्त होता है। परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य
पतांतर अतिरिक्त प्राप्त होता है, अतिरिक्त प्राप्त होता है। और वो अतिरिक्त कितना होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो कि λ/2 होता है, जो कि λ/2 होता है। स्टोक्स के अनुसार क्या होता है, परावर्तित प्रकाश किरणें होती है ना, उसमें में क्या होता है, पतांतर होता है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में प्राप्त होता है और उसको क्या बोलते हैं, λ/2 में प्राप्त होता है। λ/2 में प्राप्त होता है, तो प्रभावी पतांतर लिखिए अब इधर। प्रभावी पतांतर डेल इक्वल टू del1 माइनस λ/2। डेल कितना था अपना 2μt माइनस λ/2, 2μt माइनस λ/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। अब लिखिए समीकरण 1 के बारे में। समीकरण 1 न्यूटन वलय प्रयोग में परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य प्रभावी पतांतर है। समीकरण 1 न्यूटन वलय प्रयोग में, न्यूटन वलय प्रयोग में परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य, परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य प्रभावी पतांतर है, प्रभावी पतांतर, प्रभावी पतांतर है, लिख लिया। अब जो कंडीशन होती है ना, इसमें देखिए बुक में इसमें कंडीशन दे रखी है। कंडीशन किस किस चीज़ के लिए दे रखी है, समपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन दे रखी है कि किस कंडीशन में कौन समपोषी व्यतिकरण होगा और किस कंडीशन में हमारे पास विनाशी व्यतिकरण होगा। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ और चलते हैं फिर अपन फर्स्ट अपनी डालिए। इसके अंदर जो फर्स्ट है इसी में अपना समपोषी व्यतिकरण के लिए, और समपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है डेल का मान कितना होता है, पतांतर कितना होता है, n लैम्डा। ये निकाला है हम लोगों ने, n लैम्डा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2n प्लस λ/2। लिखिए इसमें फर्स्ट समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए डेल का मान कितना होता है, n लैम्डा। डेल का मान कितना होता है, n लैम्डा। इसको दीजिए समीकरण नंबर 2, लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से डेल का मान कितना आया था अपने पास, 2μt माइनस λ/2 n लैम्डा, पक्षांतरण करो, n लैम्डा प्लस λ/2। तो ये क्या हो जाएगा 2μt इक्वल टू 2n प्लस 1 और λ/2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ये फिर ऐसा करो आप, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन अभी मत दो। वायु के लिए म्यू का मान कितना होता है, एयर के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एयर 4 म्यू इक्वल टू 1। अगर म्यू इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 2tan प्लस 1 λ/2। इक्वेशन नंबर 3। अब लिखिए समीकरण 3 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए दीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध कहलाता है। समीकरण 3 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए दीप्त फ्रिंज का क्या कहलाता है, प्रतिबंध कहलाता है। अब सेकंड वाला डालिए अपना विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण
इसी के जैसे होगा, डायरेक्ट कर लीजिए तो कितना होता है 2n + -1 λ/2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। लिखिए समीकरण 4, समीकरण 1 व समीकरण 4 से, समीकरण 1 व समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 1 में कितना था डेल का मान 2μt λ/2 2n + 1 λ/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2μt n λ और 4 एयर y के लिए कितना होता है इसका मान इक्वल टू 1 2t n λ। ये प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 5 2t n λ। क्या प्राप्त हो गया 2t n λ। अब समीकरण 5 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए समीकरण 5 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए अदीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध है। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ परावर्तित है ना, उसमें आएगा अपवर्तित किरणों के कारण भी तो हो रहा है ना व्यतिकरण। तो अपवर्तित के लिए वैसे नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में किसके लिए पूछता है? परावर्तित के लिए पूछता है। मैक्सिमम 90% चांस होता है अपवर्तित पर, सॉरी उसके परावर्तित के लिए पूछता है, अपवर्तित के लिए नहीं पूछता। अगर फिर भी पूछे तो सेम डेरिवेशन वही करनी है। इसमें क्या करना है, जो अपना पतांतर होता है ना, अतिरिक्त पतांतर, वो प्राप्त नहीं होता है, बस यही करना है। ठीक है, अब चलिए अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जो अपने पास ये न्यूटन वाला थी, न्यूटन रिंग थी, इसके हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग के एप्लीकेशन पढ़ते हैं और क्या क्या है इसके एप्लीकेशन देखते हैं अभी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए तब तक, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स। और इसमें पहला देखिए, न्यूटन वलय का व्यास ज्ञात करना। न्यूटन वलय का व्यास ज्ञात करना। ज्ञात करना क्या लिखूंगा? न्यूटन वलय का व्यास, इतना लिख लीजिए, इतना काफ़ी है। ज्ञात करना एक ही बात है, न्यूटन वलय का व्यास। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम वो लिख लीजिए। पहले तो इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम क्या बनाएंगे? ये अपनी प्लेट हो गई P, ये प्लेट हो गई P, क्या हो गई? P हो गई। और ये अपना लेंस हो गया। लेंस को क्या करते हैं, थोड़ा पूरा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तुम गोल बनाना, मेरा गोल नहीं बना, कोशिश करना तुम गोल बनाओ। बुक की वजह से हो रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। क्या हो गया? इसकी त्रिज्या क्या है? R। और यहाँ पे क्या बन रही है? इतनी दूरी में अगर फिल्म बन रही है तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको दे दो कैपिटल R कर दो, इसको थोड़ा बड़ा ताकि दिख जाए। ये इसका केंद्र हो गया C। तो ये त्रिज्या, ये वाला जो ये डायरेक्शन है, ये भी R ही होगा। ये भी क्या होगा अपने पास? R ही होगा। और जो इसकी मोटाई है फिल्म की कितनी है? TN है, समझ रहे हो? और जो ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये R है ही, जो त्रिज्या है अपनी। समझ गए?
ये इसका मूल बिंदु है ओ। ये इतना हो गया। अब लिखते हैं, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको दे दो K, इसको दे दो A, इसको दे दो B, और अभी ये A भी है, इसके लिए भी करते हैं। अब लिखिए, माना लेंस की वक्रता त्रिज्या R है, माना लेंस की वक्रता त्रिज्या R है तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। माना एनवी फ्रिंज के लिए फ्रिंज की मोटाई Tn है, एनवी फ्रिंज के लिए फ्रिंज की मोटाई Tn है तथा एनवी फ्रिंज की त्रिज्या Rn है। ये फ्रिंज है इसकी त्रिज्या कितनी है? Rn, Rn की त्रिज्या Rn है। अतः ये भी फिल्म है पूरी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या। तो देखिए, अतः AK इक्वल टू BK इक्वल टू Rn। अब देखिए त्रिभुज CKB, त्रिभुज CKB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन अपने को क्या चाहिए? BK चाहिए, तो लिखिए BK स्क्वायर इक्वल टू CK स्क्वायर। देखिए कर्ण लिखिए पहले, तभी तो माइनस होगा कर्ण में से। तो कर्ण कितना है अपने पास? CB स्क्वायर माइनस, अब देख लीजिए BK अपने को चाहिए आधार यानी कि लंब, यानी कि CK स्क्वायर चाहिए। ये कैसा था अपने पास? ऐसा था अपने पास, यानी कि CB स्क्वायर इक्वल टू KC स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर, ये चाहिए था। तो अपने पास ये चाहिए BK स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर माइनस KC स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, बस ऐसे ही किया। अब इनके मान रख दीजिए, इनके मान रखेंगे तो BK का मान कितना है? Rn का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। C और भी कितना है अपना? R का स्क्वायर, और C और K ये कितना है अपने पास? ये देखो ये कितना हो गया? R माइनस Tn का स्क्वायर। देखिए C और O कितनी है अपने पास? R, K और O कितनी है अपने पास? Tn। तो अपने को क्या चाहिए? KC चाहिए, ये चाहिए। तो पूरी में से C और O में से अगर माइनस KO निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगी? CK मिल जाएगी ये। तो CK के लिए क्या करना होगा हमें? CO माइनस KO यानी कि R माइनस Tn। ये वैल्यू हमने पुट की है, अगर कंफ्यूज हो तो ये चीज़ देख लेना। ठीक है, पूरी वैल्यू है ये, पूरी में से ये निकाल देंगे थोड़ी सी तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पूरी वैल्यू R है, ये थोड़ी सी इसकी मोटाई Tn है, तो पूरी R में से Tn निकाल देंगे इतनी सी, तो ये CK मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको सोल्व करो, क्या होगा? इसको सोल्व करो फटाफट। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा Rn का स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस Tn का स्क्वायर प्लस, चलो अगर वैसे ना समझो तो ऐसे कर लेते हैं, प्लस ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, कितना होगा? 2RTn। साइन चेंज कर दो, जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस माइनस सॉरी Tn है, Tn का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2RTn। दिख तो रहा है ना तुम लोगों को यहाँ तक? सही है, दिख रहा है। अब आगे इधर लिखते हैं। यहाँ लिखने के बाद में देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सही से लिखिएगा, Rn का स्क्वायर
आर एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 2 आर टी एन माइनस टी एन का स्क्वायर। अब देखिए जो इसकी टी एन मोटाई है वो कैसी है, छोटी है। देखिए बड़ा कौन सा है इसमें, ये आर वाला पोर्शन बड़ा है या फिर ये टी एन वाला। आर वाला बड़ा है ना, तो ऐसे करते हैं टी एन वेरी वेरी लेस देन आर, देन टी एन स्क्वायर 0। तो क्या बचेगा हमारे पास, आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2RTN। ये बच गया हमारे पास, ये बच गया। तो अब देखो आगे क्या होगा, आर एन का मान निकाल लेते हैं हम। आर एन इक्वल टू रूट 2RTN। ये हमें क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या प्राप्त हो गई इसकी। व्यास क्या होता है, चूंकि व्यास dn इक्वल टू होता है 2RN, इसलिए dn इक्वल टू 2RN का मान कितना है रखिए 2R, ये TN। इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, TN ये अंदर जाएगा तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8RTN। इक्वेशन देना ना तुम अपने हिसाब से, इक्वेशन में भूल जाता हूँ। तो ये हो गया अपना dn। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, dn प्राप्त होता है हमें कितना, रूट में 8RTN। व्यास होता है ये किसका, न्यूटन वलय का, यानी कि फ्रिंजों का व्यास होता है। अब लिखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में लिखिए दीप्त फ्रिंजों का व्यास। ये मिटा देता हूँ, थोड़ा साइड में जाता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज कर लें। अब आप वीडियो पॉज करें आराम से और फिर दीप्त फ्रिंजों का व्यास। का व्यास क्या होगा, दीप्त फ्रिंजों का व्यास। देखिए दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या प्रतिबंध होता है, हम जानते हैं क्या प्रतिबंध होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, हम जानते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध कितना होता है, 2μt इक्वल टू 2n+1 λ/2। ये प्रतिबंध होता है हमारे किसके लिए, उसके लिए। तो अब Tn फ्रिंज के लिए, Tn मोटाई की फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λ/4μ। ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो किसमें, dn में। Tn की वैल्यू पुट करो उसमें dn में। इसको मिटा देता हूँ मैं डायग्राम को। dn इक्वल टू, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। dn इक्वल टू अपने कितना है 8RTN, समीकरण 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2, dn रूट 8 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2μ, सॉरी ये पहले ये वाला लिख दो पोर्शन, 2n+1 ये λ
ये 4 म्यू, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, डी एन इक्वल टू 2r 2n प्लस 1 लैम्डा म्यू। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 2r 2n प्लस लैम्डा म्यू। और म्यू पता ही है आप लोगों को, एयर के लिए हम 1 ले लेते हैं, 4 एयर म्यू बराबर 1। तो डी एन में क्या प्राप्त होगा, 2r 2n प्लस 1 लैम्डा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3। प्राप्त हो गया हमें। अब अदीप्त फ्रिंज का व्यास, अदीप्त फ्रिंज का व्यास ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है। नंबर 2 डालिए, अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज का व्यास। इसको भी फ्रिंजों की जगह फ्रिंज ही कर लो आप, ये ज हटा दो, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज का व्यास, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं है कि अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रतिबंध कितना होता है, 2 म्यू टी एन लैम्डा। सही है। इसका मान कर देते हैं अपन 1, चूँकि लगाए म्यू इक्वल टू 1, तो 2t इक्वल टू एन लैम्डा। तब लिखिए एन वी फ्रिंज के लिए, एन वी फ्रिंज के लिए, एन वी फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, टी एन लैम्डा बाई 2। इक्वेशन नंबर 1। ये इधर मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों ने उतार लिया हो तो एक बार साइड में हो जाता हूँ ताकि आप पॉज कर ले वीडियो, ठीक है। मिटाता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, इतना ही आएगा वो। डी एन हम जानते हैं कितना होता है, डी एन इक्वल टू, चूँकि डी एन, या फिर वैसे लिख लो, वी नो डैट डी एन इक्वल टू 8 आर टी एन। समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से टी एन की वैल्यू रखिए इसमें, डी एन इक्वल टू 8 आर मल्टीप्लाई एन लैम्डा टू 4 डी एन रूट 4 आर एन लैम्डा। ये हो गया हमारे अदीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए हो गया ये, अदीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। और हमने ये इसके वो निकाल लिया, क्या इसका व्यास निकाल लिया। अब इसके बाद में जो हम आगे चलेंगे वो इसके जो थोड़े से प्रतिबंध है न्यूटन वाला का वो करेंगे। उसके बाद में इसकी अगर तरंग दैर्घ्य अगर पूछेगा तो निकाल लेंगे। उसके बाद में चलेंगे अपन यहाँ पे तुम्हारा जो ये है माइकलसन, और इसमें जो माइकलसन पढ़ेंगे अपन, माइकलसन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर इनमें देख लेंगे माइकलसन के बारे में। इसमें जो डिफरेंस होता है माइकलसन और न्यूटन, इन दोनों की जो फ्रिंजें होती है ना, जो न्यूटन रिंग्स होती है, माइकलसन होता है, इन दोनों में जो रिंग होती है, इन दोनों में जो रिंग होती है उनमें वो होता है डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस लिखेंगे। थोड़े से इसके जो एप्लीकेशन बचे हुए हैं, जैसे व्यास ज्ञात कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में जो क्या बोलते हैं, थोड़े से 2 या 3 इसके एप्लीकेशन हो रहा है वो कर लेंगे।
और उसके बाद में माइकलसन चलेगा और फिर उसके बाद में देखते हैं उसके बाद में कुछ ही नहीं है। उसके बाद में अपनी सेकंड यूनिट है फ्रेनेल के रूल्स। और आपकी क्लासें रोज़ लग रही है तो आप रोज़ क्लासें देखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इनमें जो भी तक पढ़ाया है तो आप कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। इतना ही है, बाकी का जो है फिर अगली वीडियो में करते हैं। और लास्ट या फिर 2 मान लो, 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी इस वाली यूनिट की, तो आप रेगुलर क्लास देखें। ठीक है, थैंक यू।